मेरे प्यारे साथियों, वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं आज एक ऐसे वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता की कहानी बताने जा रहा हूं जो परम गति को प्राप्त किया ही नहीं था, मतलब मृत्यु हुआ ही नहीं था, पर भारत सरकार ने उसको मृत्यु मान करके परमवीर चक्र से उनको नवाजा। लेकिन बाद में वह दुश्मनों के कैद से जिंदा वापस आ गए। उस परमवीर चक्र विजेता का नाम है मेजर धन सिंह थापा। इनके बारे में हम कहानी कुछ बताने जा रहे हैं। इनका जन्म 10 अप्रैल 1928 हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। इनके पिता श्री पदम सिंह थापा थे। इन्होंने अपनी जब स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी तो 1949 में गोरखा राइफल्स के 8 गोरखा के 1st बटालियन में इनकी नियुक्ति एक अफसर के रूप में हुई। सेकेंड लेफ्टिनेंट हुए, बाद में लेफ्टिनेंट हुए, उसके बाद कैप्टन हुए। 1961 और 60 में जो नागालैंड में जातीय संघर्ष चला था उनमें यह भाग लिए और वहाँ पर शांति समझौते में अहम भूमिका निभाई। ये शुरू से ही कर्मठशील थे। इनके अफसर्स इनकी बड़ी तारीफ करते थे। ये जब आए सेना में तो इनकी शादी हो चुकी थी और फौजियों का जीवन ही इतना कठिन होता है कि उनके सामने देश प्रेम से बढ़कर के न पत्नी होती है, न माँ बाप होते हैं, न भाई होते हैं, न पुत्र होते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि 1961 में चीन हमारे तरफ बढ़ने लगा, हमारे क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताने लगा। दलाई लामा जब तिब्बत से भारत में शरणार्थी रूप में आए तब से ही चीन हमसे नाराज हुआ। इससे पहले पंचशील का समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था, एक लाइन में बता रहा हूं, न आप हमको छेड़िए न हम आपको छेड़ेंगे। मतलब किसी भी तरह से, चाहे जमीनी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कोई एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। लेकिन दलाई लामा के शरणार्थी होने पर चीन हमसे नाराज हो गया और 61 में हमारे क्षेत्रों की तरफ जो है वह कब्जा करने की कोशिश करने लगा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सेना से राय मांगी। सेना ने राय दिया कि हम चीन को इस प्रकार से रोक सकते हैं, और उन्होंने सेना की बात नहीं मानी और एक नौकरशाह की राय मानी। फॉरवर्ड पॉलिसी उसने बताई कि फॉरवर्ड पॉलिसी लगाइए जो कि बॉर्डर की तरफ छोटी छोटी चौकियां स्थापित की जाए। लेकिन चीन कहाँ मानने वाला था। चीन तो नारा देता था, हिंदी चीनी भाई भाई ये हमारी जमीन है, इसे छोड़ दो। हिंदी चीनी भाई भाई ये हमारी जमीन है, छोड़ दो। कितना प्यार से कहता था कि हम भाई हैं पर हम ये जमीन छोड़ दो, ये जमीन हमारी। लेकिन हम कैसे छोड़ सकते हैं। तिब्बत से लेकर के नेपाल, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो हिमालय का क्षेत्र है वो इतनी बड़ी 3 भागों में, मतलब कि हमारा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल था और उसकी रक्षा करना हमारे भारतीय जवानों के कंधों पर था। अब 8 राइफल्स की 1st बटालियन को यह काम सौंपा गया कि जो लद्दाख में पेंगल झील है उसके उत्तर के तरफ त्रिशूल जो घाटी है वहाँ पर एक एयरपोर्ट है और उसकी रक्षा करनी है। और वहीं पर जयश्रीफ 1 जो है एक पोस्ट बनाई गई और वहाँ से 48 वर्ग किलोमीटर की रक्षा मेजर धन सिंह थापा और उनके 28 जवानों के कंधे पर भारत सरकार ने यह भार सौंप दिया। नेफा की जो जमीन है दोस्तों वह बड़ी पथरीली है, सख्त है। एक जगह मैंने पढ़ा कि इनके पास जो है गैंती और बेलचा नहीं था। गैंती से खुदाई की जाती है और बेलचे से मिट्टी बाहर फेंकी जाती है। तो कहते हैं कि इन्होंने जो नेपाली लोगों का अपने ड्रेस देखा होगा, आगे और पीछे से तो एक हैट लगाते हैं और पीछे उनके कमर में एक खुखरी होती है, दाव जिसको कह लीजिए, जिसे मतलब आदमी को मारा भी जा सकता है और कुछ चीज काटी भी जा सकती है, उनके पास था।
तो दिखाते हैं, कहते हैं कि खुखरियों से उन्होंने जमीन खोदी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो पथरीली जमीन, इतनी सख्त जमीन खुखरी से छुपने लायक मोर्चा और बैंकर बनाया जा सके। तो गैती और बेलचा रहा होगा। उस एरिया का टेम्परेचर माइनस था। उसके बाद उस माइनस टेम्परेचर में जवानों को उस समय अपना राशन भी ले जाना पड़ता था, अपना तेल भी ले जाना पड़ता था, अपने कपड़े भी ले जाने पड़ते थे, बिस्तर भी ले जाने पड़ते थे। और जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ दोस्तों, थोड़ी मैं पीछे वाली भी कहानी बताता हूँ जोड़ने के लिए। तो हमारे पास जब अंग्रेज गए थे तो भारत उजड़ा चमन था। 47 में जाता है और 47 और 48 में पाकिस्तान के जो कबायली हैं उसकी सेना कबायली का रूप धारण करके हमारे ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जो अधिकारी होते हैं वो मारे जाते हैं और परमवीर चक्र उनको भी मिलता है। उसके बाद अभी 48, 49, 50, 61 में जो है ये बढ़ने लगा। अब 62 में जब फॉरवर्ड पॉलिसी पास हो गई, ये हुआ कि वहाँ पर चौकियाँ बनाई जाए और चीनियों से हमारी सरहद की रक्षा की जाए, जिस पर एक मेजर धन सिंह थापा चुशुल घाटी में जो एयरपोर्ट था उसकी रक्षा करना था, क्योंकि यदि एयरपोर्ट पर यदि चीनियों का कब्जा हो जाता तो हमारा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख सब चीजों के अधिकार में आ जाता। अभी आपने कारगिल के बारे में सुनाई है, जो टाइगर हिल्स पर पाकिस्तानी आ गए। हमारी सेना जब चढ़ने गई अपने पोस्टों पर, ऊपर से भयंकर फायर हुआ और बहुत तगड़ा युद्ध लगा, जिसको कारगिल युद्ध कहते हैं। मैं खुद सेना में रहा हूँ, मैं कारगिल में भी रहा हूँ, कारगिल युद्ध मैंने देखा है अच्छी तरह से। तो जो भी लोगों ने कुछ अपने वीडियो में उल्टी सीधी बताई है, मैं उसको नहीं, मैं हकीकत कई किताब पढ़ने के बाद मैं आपके सामने इस घटना को सामने रख रहा हूँ। वहाँ पर सैनिकों ने अपने लिए बैंकर खोदे, मोर्चे खोदे। बैंकर थोड़ा बड़ा सा होता है जिसमें लोग सोते हैं, और वहाँ पर कुछ नहीं था, पतली पतली लकड़ियों को टहनियाँ उस बड़े से गड्ढे के ऊपर डाल देते हैं और उस पर मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह डाल देते हैं, जिससे बारिश से धूप से बचाव हो सके। लेकिन -डिग्री टेम्परेचर में रहना हंसी खेल नहीं है। हमारे पास न अच्छे बिस्तर थे, न अच्छे कपड़े थे, न अच्छी राइफलें थी, न अच्छे हमारे गोला बारूद थे। बहुत ही हमारा देश पीछे था। सैनिक साजो सामान में हम बहुत पीछे थे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए नहीं था। अमेरिका से गेहूं मंगाते थे। तो एक प्रकार से समझ लो कि हाथी और भैंसे की लड़ाई थी। लेकिन भैंसा फिर जिद पर आ जाए तो हाथी को कहीं कहीं मार करके भगा देता है। ये आपने देखा होगा कि हाथी बड़ी जरी होती है पर हिम्मत कम होती है, और भैंसा गुस्से में आ जाए तो उसको भगा देता है। तो युद्ध था। 19 अक्टूबर की रात दिन में हेडक्वार्टर से मैसेज आया कि पता चला है कि चीन जो है अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है, हो सकता है वो हमारे पर अटैक करे। पर फॉरवर्ड पॉलिसी का जो उद्देश्य था कि सेना को लगा दो, पर चीन जो है हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोच थी, क्योंकि सेना की बताई हुई रणनीति को उन्होंने नहीं माना, और एक नौकरशाह जो सेना के बारे में कुछ नहीं जानता है तो उसकी बात को यह मान करके फॉरवर्ड पॉलिसी लागू कर दी। 19 की रात सब लोग सजग थे। तब तक सुबह जब 12 के बाद 20 हो जाता है, सुबह 4:30 बजे चाइनीज ने अपने तोप और मोटर्स होता है, एक गोला होता है, वो डिग्री पर आता है और ऐसे नाचते हुए ऊपर से ऐसे करके गिरता है। आर्टिलरी का गोला जो है सीधे ऐसे जाता है, जैसे बैरल होगी गोला वैसे जाएगा, आगे पहाड़ी होगी उस पर टकरा जाएगा। ये उसकी डिग्री वो नहीं है। लेकिन मोटर्स का जो गोला है वो पहाड़ी को भी उस पास से नाच करके और आपको जहाँ गिराना है वहाँ पर आप गिरा देंगे। फायर शुरू हो गई और 2.5 घंटे तक लगातार फायर हुई। ये इसलिए किया जाता है सेना में कि जहाँ पर ये गोले हम गिरा रहे हैं वहाँ पर चिड़िया, कोई भी जानवर हो, सब मारे जाते हैं, और उसके बाद पैदल सेना आकर के उस जगह को कब्जा कर लेती है। जो थोड़े बहुत जिनके प्राण बचे हुए हैं उनको संगीनों से, खुखड़ियों से, बंदूकों से मार करके खत्म कर दिया जाता है और अपना झंडा गाड़ दिया जाता है। जब आर्टिलरी की फायर 2.5 घंटे के बाद रुकती है तो देखते हैं क्या कि 150 गज के दूरी पर 600 सैनिक हथियारों से लैस आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जवान जो है उसी समय इनके पास 303, जिसको आज पुलिस लेकर के घूमती है, अब तो इसके पास भी SLR हो गया, स्नाइपर हो गया है, लेकिन एक होमगार्ड जो लेकर के घूमती देखा होगा आपने, मतलब 10 गोली का मैगजीन होता है
और उसमें एक एक बोल्ट एक्शन इसको बोलते हैं। एक बार खींचिए, फिर गोली लोड कीजिए, फिर फायर कीजिए, ठाए 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 ठा नहीं फायर होती है, ठाए 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 करके बार बार आपको एक्शन करना। वो था LMG। उसके बाद जो है गोलीबारी होती है, तो सीधे आ रहे होते हैं, हमारे जवान गड्ढे में होते हैं, बैंकर में होते हैं, मोर्चे में होते हैं और वहां से फायर करते हैं। और LMG की अच्छी फायर होती है, जिससे बहुत से उनके सैनिक मारे जाते हैं और भगदड़ मच जाती है, वो भाग जाते हैं क्योंकि वो गड्ढे में नहीं मार सकते हैं। लेकिन उनको पता चल गया था कि हमारी रणनीति का कि एक गड्ढे से हमको फायर कर रहे हैं। 1-2 घंटे के बाद फिर जो आर्टिलरी और मोटर्स का फिर फायर चलता है। अब वो सटीक जगह बता देते हैं कि जहां पर आपने गोला डाला था उससे 10 गज, 20 गज, 50 गज ये सब बम गिरे हैं, उनके बैंकर्स पर नहीं गिरे हैं। अब वो डिग्री सही कर करके फिर एक फायर शुरू होता है। उसी बीच में एक गोला जो है वहाँ के सेकंड इन कमांड नीम बहादुर गुरु के जो लकड़ी कुड़ी डाल करके बैंकर बनाए रहते हैं उस पर गिरता है और बैंकर लकड़ियों को रहता है, पत्ते उत्ते डाले रहते हैं, उनके ऊपर गिरता है। कुछ बम के टुकड़े लगते हैं, काफी घायल हो जाते हैं, लेकिन दूर धक्कर से जो उनके खून बहे रहते हैं चेहरे पर वो चबक जाते हैं। जब ये जवान बाहर निकलते हैं तो पूरा खून से लथपथ है, लेकिन LMG उनके हाथ में होती है। और आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, छप्पर है और छप्पर गिर गया और छप्पर में से आप निकल रहे हैं, उसी तरह से वो निकले। और LMG तब तक फायर करते हैं दुश्मनों के ऊपर जब तक कि उन्होंने परम गति को प्राप्त नहीं कर लिया। इस पर भी चाइनीज भाग जाते हैं। अब तीसरी लहर तीसरी बार इनकी आती है और यह टैंक से भी फायर करते हैं। और जब टैंक से फायर करते हैं तो टैंक का निशाना, आर्टिलरी का निशाना, मोटर्स का निशाना अलग अलग होता है। उसके बाद अब जो है हमारे बहुत नजदीक आ जाते हैं और आने के बाद जो है बैंकरों से निकालने के लिए आग लगाने वाले एक बम, जिनको हम लोग फौज में ग्रेनेड बोलते हैं, उनको फेंका जाता है। वो जैसे ही गिरता है फटता है और उसके बाद जो है उसमें से आग के गोले के साथ कुछ ऐसे टाइप के बारूद निकलते हैं जो आपके कपड़ों पर पड़ जाते हैं बड़ा तेजी के साथ। जैसे अनार होता है ना, अनार जो इसमें हम जलाते हैं दीपावली में, उसी तरह से उसका निकलता है। और उसके बाद जो है जितना ही आप झाड़ेंगे उतना ही वो टुकड़े में होगा और आग बढ़ती चली जाएगी। अब मात्र आगे 25 गज की दूरी पर हमारे जवान जो है, जो बचे हुए थे, बहुत से घायल हो गए, बहुत से मारे गए, जो बचे थे वो बैंकरों से निकल पड़े, मोर्चों से निकल पड़े और आमने सामने का युद्ध शुरू हो गया। खोखड़ी से मारना काटना और शुरू हो गया। उसके बाद 3 आदमी बचते हैं, जिसमें मेजर साहब जो खुद अपने खोखड़ी चलाते हैं। इससे पहले मेजर साहब और सेकेंड इन कमांड नीम बहादुर गुरु या इस चौकी से उस चौकी, उस चौकी से उस जवानों का हौस बढ़ाते हैं, क्योंकि यदि जवानों का हौस नहीं बढ़ाएंगे तो एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो और चाहे लेफ्टिनेंट हो। सेनापति की सेना, उसके सेनापति की ताकत उसके सेना पर निर्भर करती है। यदि सेना भाग गई तो सेनापति अकेला कुछ नहीं कर सकता है और फिर राजा भी पकड़ा जाएगा, जो भी है। तो उनकी साहस बढ़ाते रहे, उनके साथ रहे। गोले बारूद आ रहे थे, कोई डर नहीं था, क्योंकि पता ही होता है कि युद्ध के मैदान में मारे ही जाएंगे। सेना होती है युद्ध देश बचाने के लिए, चाहे उसके प्राण भले चले जाए। उतने में ही एक चीनी ने इनके मुंह पर एक बट मार देता है, इनके 2 दांत टूट जाते हैं। लेकिन मेजर साहब जो है, थापा साहब, अपने खोखड़ी से उसको काट देते हैं। इतने में 10-15 चीनी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो है इनको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद इनके जूते निकलवा देते हैं। एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट नंगे बर्फ पड़ी हुई है। आज जानते ही हैं कि नंगे पैर चलने पर क्या होता है, एक बीमारी होती है फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट मतलब बर्फ जो है पैर में लग जाना, क्योंकि इतना टेम्परेचर डाउन होता है, -4-5 का उस समय था। तो उससे पैर में जो ब्लड सप्लाई होती है, जो खून जाता है और आता है, वो बंद हो जाता है। और जब आगे वाले हिस्से को खून नहीं मिलेगा तो आगे वाला हिस्सा नीला पड़ने लगता है और मर जाता है और लास्ट में पैर काटने की नौबत आती है, बाकी कुछ नहीं है। तो 2 प्रकार के इनको सजा दिए। पहला सजा दिए कि आपने चीनियों की हत्या क्यों की, और दूसरा भारतीय सेना की बुराई नहीं करते थे, अब भारत सरकार की बुराई नहीं करते थे, उसके ऊपर ये 2 चार्ज लगाकर इनको काफी नंगे पैर और पीठ पर सामान रख करके इनको घुमाई। इससे पहले एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूं।
जो पेंगोंग झील था उसमें हेडक्वार्टर से जब इनका रेडियो सेट बम के टुकड़े से टूट गया, कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने 2 नौका अपनी भेजी कि जयश्री का जो है अब जायका लीजिए कि वहाँ पर क्या है। जैसे नौका आई, चीनियों ने नौका के ऊपर फायर किया, एक नौके को ऐसे तहस नहस कर दिया को डूब गई, उसमें जितने जवान थे झील में डूब के मर गए। दूसरे को भी उन्होंने मारा, लेकिन थोड़ा गोला बारूद लगा, लेकिन दूसरी नौका भाग गई और जाकर वहाँ पर बताती है कि साहब सब कुछ खत्म हो गया है। और एक तुलसी राम था जो 3 लोग पकड़े गए थे, उसमें से भाग जाता है और जाके बताता है कि हम सारे लोग मारे गए। भारत सरकार इनको और सारे जवानों को मान लेती है कि जयश्री पोस्ट पर जितने लोग थे सब वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। और तुलसी राम ने बताया कि हमारे मेजर साहब ने कैसे कैसे किया, तो उनको जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से भारत सरकार ने उनको नवाजा। अब दोस्तों इनको पकड़ करके ले जाते हैं, सब किले में कैद रखते हैं, अकेले रखते हैं, नाना प्रकार की इनको यातनाएं देते हैं, चीनियों का गुणगान सुनाते हैं, फिल्म दिखाते हैं और भारतीयों को नीच दिखाते हैं, पर ये कभी भी भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इनके पास एक लड़का आता है खाना लेकर के और इनको देता है, छोटा सा बच्चा है 10-12 साल का। धीरे धीरे उस बच्चे से दोस्ती हो जाती है इनकी, और ये चाइनीज भाषा नहीं जानते हैं, पर इशारों में मतलब जैसे ऐसे करके आदमी अपने बाल को खींचता है, क्या बोलते हैं, तो चीनी में बाल बोलता था, तो ये समझ जाते थे कि इस शब्द को बाल बोलते हैं। फिर ऐसे इशारा करते थे, ऐसे लिखने का, तो पेन जो होता था वो चीनी में उस चीज़ को बोलता था लड़का कि इसको हमारे यहाँ ये बोलते हैं। मेजर साहब सीख लेते थे, कागज़ दिखाते थे, अपने कुछ कागज़ होता था तो चीनी में बताता था, ऐसे होते थे। फिर उसके बाद उस लड़के से दोस्ती हो गई, फिर उन्होंने उससे इनके पास एक पेन था, कागज़ पेन लिया और एक लेटर लिखा अपने मामा के पास जो हिमाचल के शिमला में रहते थे, और लड़के से इशारे में बताए कि इसको पोस्ट कर देना। लड़के ने वह पत्र लिया, तो उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। इनकी पत्नी का नाम था शुक्ला थापा। अब थोड़ा सा पीछे की बात बताता हूं। अभी ये कैद थे, जब इनको मृत घोषित कर दिया गया, इनके यहाँ के गोरखा बटालियन के अच्छे सूबेदार अफसर इनके घर काली पट्टी बांध करके गए और यह समाचार दिए कि आपके पति और उनके पिता को पुत्र जो है भारत चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। उनकी पत्नी को विश्वास था कि मेरे पति मरे नहीं हैं, वो आएंगे। उनकी आत्मा में एक चीज था, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे थापा साहब, और कहे थे कि मैं चाइनीज लड़ाई से जब मैं आऊँगा तो जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी मैं तुमको अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि फौज में तो आप जानते ही है कि हर जगह परिवार नहीं रखा जा सकता है। तो उनको ये विश्वास था कि मेरा पति आएगा, अभी मरा नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मान लिया था, सब लोगों ने मान लिया था कि मेजर थापा वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। जब लड़के ने यह चिट्ठी पोस्ट की, यह चिट्ठी थापा के मामा को मिली, मामा ने घर में बताया, घर से भारत सरकार को बताया गया। फिर भारत सरकार ने जो है युद्धबंदियों की लिस्ट मांगी, चाइना ने दिया, उसमें मेजर धन सिंह थापा का भी नाम था। यह 10 मई 1963 को छोड़े गए, हेडक्वार्टर में आए, इनका बड़ा सम्मान किया गया और फिर ये अपने घर गए। उससे पहले थोड़ी सी और बात बता दूं कि जब मृत्यु का समाचार पहुंच गया, सब कुछ कर लिया गया, तो हमारे हिंदू शास्त्रों में आप जानते ही, हम भी आज 64 साल मेरी उम्र चल रही है, कि जब भी हमारे में ऐसा कोई होता है तो उसका क्रियाकर्म किया जाता है और पत्नी के सिंदूर पोती धो दिए जाते हैं, आपकी चूड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। ये तो सन 1962 की बात है, उसमें और हम लोग धर्म से जुड़े हुए थे, उसके बाली वोली सब निकाल दिया जाता है, एज ए विधवा कर दिया जाता है। तो विधवा जीवन जी रही थी, लेकिन जब धन सिंह थापा का समाचार मिला, जब ये अपने घर गए, तो अब उस औरत को ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो उसे पुनर्विवाह करना पड़ा उसी औरत से, जैसे शादी होती है, और फिर उसको सिंदूर, लाल साड़ी, सब कुछ जो भी है वो पहना करके फिर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं।
यह जो है 1970 में मेजर से इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाता है और 80 में यह रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद ये लखनऊ में आ जाते हैं। लखनऊ में आने के बाद ये सहारा इंडिया जो है उसमें कुछ सालों तक सेवा करते हैं। इनकी 2 बच्चियां थी, एक मधुलिका और एक जो है पूर्णिमा, और इनका जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम इन्होंने रखा था परमजीत। इनकी बच्ची बताती है कि जो बर्फ में इनके पापा चले थे, मेजर साहब चले थे, और जो फोर्स फाइट हुआ तो नहीं था पूरा, लेकिन कुछ कुछ असर हो गया था। तो उनको पैरों में दर्द होता था, फिर बाद में घुटनों में दर्द होने लगा, और जो है धीरे धीरे दोस्तों जब उम्र बढ़ती है तो बीमारियां तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो है बीमारियों का मंदिर है। तो हमारे जाबाज ऐसे थे। लता मंगेशकर ने गाना गाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, वो लौट के घर ना आए। यह वीर गया था, शेर के मुंह में बंद था, पिंजड़े में बंद था, शेर भी था, लेकिन कहते हैं मुद्दई चाहे तो लाख, क्या मुद्दई चाहे तो लाख क्या होगा पूरा याद नहीं दोस्तों, वही होगा जो मंदूजे खुदा होगा। तो इनकी हाथों की जो उम्र की रेखा थी वो तो थी ही, कष्ट तो आएंगे। एक मदर इंडिया का फिल्म है, मैं इस गाने से बहुत ही प्रेरित रहता हूँ और जो आज आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, यह गाना मुझे बहुत एनर्जी देता है, बहुत एनर्जी देता है, बहुत। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जिसने गम दिया है वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये मदर इंडिया का गाना है। मैं भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, कभी सेना में गया था, कारगिल 23 RR के साथ मैं रहा, खूब बम्बार्डमेंट चले, पता नहीं था कि कब इस दुनिया से शहीद हो जाएंगे। और लेकिन आपके सामने एक छोटा सा भी बम का टुकड़ा नहीं लगा। मैं बड़ी सफाई, बड़ी चालाकी के साथ खुद गड्ढे हमने खोदे हैं, कभी ऐसी भी हुई है कि फौज को भागना भी पड़ा है। और फिर जो है हमने सब देखे दोस्तों, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। तो मैंने हर दिन देखे हैं, जमीन के अंदर सोए हैं, जहाज में भी उड़े हैं, हेलीकॉप्टर में भी उड़े हैं, और बच्चों को 18 साल तक मैंने अंग्रेजी पढ़ाया है, इसलिए मैं अंग्रेजी का एक टीचर भी रहा हूं। तो दोस्तों फिर ये लखनऊ में आ गए। आने के बाद इनके गुर्दे खराब हो गए और काफी लंबी बीमारी के बाद 6 सितंबर 1905 में यह परम धाम को चले गए, हम लोग से बिछुड़ गए। लेकिन इनकी कृतियां, इनके कार्य जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक थापा जी आपका नाम रहेगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कष्ट सहे लेकिन अपने देश के खिलाफ कुछ बोले नहीं और अंतिम समय तक लड़ते रहे। कभी ये 62 की लड़ाई के बारे में आपको देखना है तो फिल्म हकीकत बलराज साहनी और धर्मेंद्र की है, उसको देख लेना दोस्तों, पता चल जाएगा कि मेरे सैनिक, बहादुर सैनिक मरने से नहीं डरते हैं तो पीठ दिखाने से डरते हैं, मतलब बेइज्जती न हो। मेरे पिताजी भी 62 की लड़ाई में थे। और अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, घरेलू बात है। मेरे पिताजी जब जा रहे थे लड़ाई पर, सपाटू में मैं था, मैं 62 की बात है, मैं सिर्फ 3 साल का था, लेकिन 3 साल का बच्चा को सुनता है। और बड़े भाई को समझा रहे थे कि क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना है, क्योंकि घर की जवाबदारी। 7 साल के या 5.5 साल के मेरे भाई थे, वो क्या समझेंगे, लेकिन समझा रहे थे, मैं रात को सुन रहा था। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों देश की रक्षा करना। आज लोग देश को हुआ समझे हुए हैं, अग्निवीर खड़ा कर दिया गया है।
आज आप लोग पढ़ते होंगे अग्निवीर की क्या हालत है और क्या है। तो ठीक है दोस्तों, बस एक रिक्वेस्ट है, इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही आपसे हमें चाहिए। बाकी क्या चाहिए, मैं इंग्लिश का भी अभी बोर्ड परीक्षाएं हुई है, यदि आपके घरों में बच्चे हैं हाई स्कूल की इंग्लिश की परीक्षा दे रहे हैं तो उसको कहिए, मैं ये मेरा एक ब्लैक बोर्ड है, देखिए आपके सामने दिखेगा भी, और इसी पर जो है ये आपको ये दिखा रहा हूं। तो मैं लिख लिख करके वीडियो बनाता हूं कि जिससे हमारे बच्चे पास हो सके। सेना देश की तो हमने सेवा किया ही है, बच्चों को पढ़ाया है। आज बिना पैसे का मैं बच्चों के लिए इंग्लिश का कोचिंग इस पर पढ़ाता हूं, तो उनको बोलिएगा देखेंगे, पेपर की तैयारी करेंगे, जिससे एक अच्छा नंबर के साथ वो पास हो गए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।